हेलो स्टूडेंट्स, O2IS एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति कौशल और हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ की डिस्कशन। आज करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज़ का लेक्चर नंबर 3 है। जिसने भी पहले 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो जाकर देख सकते हैं। तो ये जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं, हमारी जो नायब तहसीलदार की सारथी सीरीज चल रही है उसी की कंटिन्यूटी में सारे लेक्चर्स हैं। तो जिसने भी O2IS एकेडमी की ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी लेक्चर्स हैं, अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको O2IS एकेडमी की ऐप पर अवेलेबल रहेगी। तो हम एमसीक्यूज की डिस्कशन को शुरू करते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डू नॉट शेयर बॉर्डर विद ईरान। तो आपको बेसिकली जो मिडिल ईस्ट है वो ज़्यादातर न्यूज़ में रहता ही है, तो आपको उसके रिगार्डिंग, उसकी कंट्रीज, उसकी नेबरिंग कंट्रीज के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सी कंट्री ऐसी है जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि आपका ये जो वर्ल्ड है इसके अंदर अलग अलग पार्ट्स है। फॉर एग्जांपल दिस इज एशिया, दिस इज मिडल ईस्ट, यूरोप हो गया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ओशियानिया हो गया, आपका एक सेंट्रल अमेरिका हो गया। तो अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूं तो मिडल ईस्ट में जो आपका ये वाला पोर्शन है ये ईरान का पोर्शन है। अगर मैं ईरान की नेबरिंग कंट्रीज की बात करूं तो ईरान के जो नॉर्थ साइड पर आपका एक तो हो जाएगा आर्मेनिया, दिस इज आर्मेनिया, देन इज अजरबैजान, और ये है आपका कैस्पियन सी, एंड दिस इज तुर्कमेनिस्तान। तो ईरान के नॉर्थ वाले पोर्शन में आपका आर्मेनिया हो गया, अजरबैजान हो गया और तुर्कमेनिस्तान हो गया। अगर मैं ईरान के ईस्ट की बात करूं तो यहाँ पर 2 कंट्रीज इसको बॉर्डर करती हैं, वन इज अफगानिस्तान एंड द अदर वन इज पाकिस्तान। अगर मैं ईरान के वेस्ट की बात करूं तो यहाँ पर आपका इराक है एंड वन इज टर्की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टर्की भी ईरान को बॉर्डर कर रहा है। कुवैत ईरान को बॉर्डर नहीं करता है, तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी अगर मैं साउथ की बात करूं तो यहाँ पर साउथ में एक पर्शियन गल्फ होगी और एक गल्फ ऑफ ओमान होगी। तो यहाँ पर जो गल्फ है इसको हम गल्फ ऑफ ओमान कह देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे इसमें से ऑप्शंस ढूंढने की कोशिश करूं तो आपने देखा कि जॉर्जिया जो है वो उसको बॉर्डर नहीं करता। जो आपका जॉर्जिया है वो थोड़ी और ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो एक तो मैं जॉर्जिया को एलिमिनेट कर दूंगी और दूसरा है उज्बेकिस्तान। जो आपका उज्बेकिस्तान है वो तुर्कमेनिस्तान की नेबरिंग कंट्री आ जाती है, तो वो ईरान को डायरेक्टली बॉर्डर नहीं करता है। और अजरबैजान तो आपने देख ही लिया है कि ईरान को बॉर्डर कर रहा है। तो आप अगर फर्स्ट और थर्ड उसको मतलब ये कंट्रीज इसको बॉर्डर नहीं करती हैं, तो इसका आंसर बनेगा 1 और 3। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो, रिसेंटली अभी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी है, सरकार ने बनाई है। तो उसके रिगार्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, कि जो भी कंपनियां वैसे बनती हैं वो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होती है। तो आपने बताना है कि या ये एक ऐसी कंपनी है जो कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर करी गई है। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, दे आर रेगुलेटेड बाय आरबीआई एज एनबीएफसीज। तो इनको आरबीआई रेगुलेट करता है एज ए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब बेसिकली ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो बैंक की तरह बिहेव नहीं करती हैं। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली ये असिस्ट करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है आपकी कि वन एआरसी कैन नॉट एक्वायर डेप्ट फ्रॉम अनदर एआरसी। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो, आपकी ये जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट हैं। ये मैं बताती हूं कैसे। ओके, जो हमारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। पहली बात तो ये एक कंपनी होगी। दूसरी बात, फॉर एग्जांपल कोई बैंक है, उस बैंक के जो एनपीएज हैं, एनपीए का मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी पर्सन ने लोन लिया हुआ है और उसने 90 डेज तक उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो है वो डिपॉजिट नहीं करवाया, तो वो लोन एनपीए बन जाता है। ठीक है, अगर बैंक के बहुत ज्यादा एनपीएस बन गए हैं तो ये जो कंपनी बनी है ये क्या करेगी, इस बैंक से इसके ये सारे एनपीएस ले लेगी और इसको फाइनेंशियली हेल्प कर देगी। मतलब इसके बदले में वो फाइनेंशियली हेल्प करेगी उसको। फिर ये एआरसी जो है वो करेगी क्या, जिनका भी ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट बना हुआ है, जो भी इंटरेस्ट और अपना प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं कर रहे हैं, तो उन लोगों से ये जो एआरसी है वो सारे लोन को रिकवर करेगी।
तो जिस भी पर्सन ने ये लोन लिया है उनके जो भी कोलेटरल्स होते हैं उनको जो एआरसी होती है वो ऑक्शन करती है। ठीक है, तो एक तो बात बताई मैंने आपको कि ये कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। दूसरी जो बात है जो आपने याद रखनी है कि ये सारफेसी एक्ट के अंदर काम करता है। सारफेसी एक्ट का मतलब क्या होता है, ये मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म दी है, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये 2002 में एक्ट आया था और ये एक्ट इस वजह से आया था कि जिस भी लोगों ने लोन्स लिए हैं अपनी कोई ना कोई चीज गिरवी रखकर, तो अगर वो लोन ना पे करें तो जो चीज उन्होंने गिरवी रखी है तो उस चीज को हम ऑक्शन कर सकते हैं। ये एक्ट के अंदर ये चीजें बताई गई हैं। इन चीजों के रिगार्डिंग कैसे डील करना है वो इस एक्ट में बताया गया है। तो बेसिकली जो एआरसी है उसका भी यही काम है ना, एनपीएस को रिकवर करना, तो ये भी इसी के अंडर काम करेगी, इसी के लॉज के अकॉर्डिंग काम करती है। जो नेक्स्ट चीज आपने याद रखनी है कि एआरसी को आरबीआई रेगुलेट करता है और आरबीआई इसको किसी ना किसी वे से रेगुलेट करेगा। फॉर एग्जांपल आरबीआई बैंक्स को रेगुलेट करता है। इन द सेम वे अगर एआरसी को इसने रेगुलेट करना है तो वो कौन सी कैटेगरी में रेगुलेट करेगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो आपकी दो तरह की चीजें होती हैं, एक होता है आपका एनबीएफसी और एक होता है आपके बैंक्स। जो बैंक्स होते हैं उसमें हम डिमांड डिपॉजिट डालते हैं। डिमांड डिपॉजिट मतलब जैसे आपने अपने अकाउंट में कोई जो मनी है वो डिपॉजिट करवा दिया है ना, तो डे टू डे एक्टिविटीज जो होती हैं आपकी, है ना, तो उसको हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। लेकिन जो एनबीएफसीज है वो ऐसी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियली हेल्प तो करती हैं, लोन तो प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इनके अंदर हम डिमांड डिपॉजिट नहीं डाल सकते। तो जो आरबीआई है वो एआरसी को एज अ एनबीएफसी रेगुलेट करती है। बाकी आपने एक और चीज इसके रिगार्डिंग याद रखनी है, वो है कि जो एक एआरसी है, अगर 2-3 एआरसी मान लो बनी हुई है, अगर एक एआरसी है तो वो दूसरी एआरसी को क्या कर सकती है, अपनी जो डेप्ट है, मतलब जो भी एनपीएस को रिकवर करना है वो एक दूसरे में ट्रांसफर कर सकती है। तो अगर मैं यहां पर स्टेटमेंट की बात करूं तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है कि वन एआरसी कैन नॉट एक्वायर डेप्ट फ्रॉम अनदर एआरसी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आई एम सो सॉरी, मैंने आपको पहले ऑल ऑफ दी अबव बता दिया था, तो आपकी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगी। यहां पे आपका आंसर बनेगा 1 और 2 कि वो एक ऐसी कंपनी है जो कंपनी एक्ट के अंदर है। ये बिल्कुल सही हो गया आपका, और इसको आरबीआई एज ए एनबीएफसी रेगुलेट करती है। तो इसका आंसर आपका बनेगा 1 और 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन के बारे में। आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इस्लाम से रिलेटेड जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कॉपरेट करेंगी। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट दी है आपको कि इंडिया जो है इसका ऑब्जर्वर स्टेट है ऑर्गेनाइजेशन का। सेकंड है कि इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर यूनाइटेड नेशन। इस लाइन का मतलब है कि ये सेकंड यूएन के बाद, यूएन के अंदर बहुत सारी कंट्रीज हैं, है ना, जो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में हैं, तो ये ऐसी सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल का मतलब होता है हर एक कंट्री के गवर्नमेंट के बीच में ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इंडिया जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है, ना तो इसका मेंबर है और ना ही इसका ऑब्जर्वर स्टेट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। तो और सेकंड स्टेटमेंट जो है आपकी बिल्कुल सही है कि यूनाइटेड नेशन के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है वो सेकंड लार्जेस्ट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसमें आपका सेकंड आंसर बिल्कुल ठीक बनेगा, दैट इज 2 ओनली। एक बार देख लेते हैं तो पूरे हमारे वर्ल्ड के अंदर जो भी कंट्रीज जिसमें इस्लामिक पॉपुलेशन थोड़ी ज्यादा है, ऐसे नहीं कह सकते कि ज्यादा पॉपुलेशन है, जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करती हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सेकंड लार्जेस्ट मल्टीलेटरल बॉडी है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है उसकी जो फर्स्ट समिट हुई थी वो मोरक्को में हुई थी। मोरक्को आपका यहाँ पर अफ्रीका वाले रीजन में आ जाएगा। ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 57 मेंबर्स हैं, और जो इंडिया की बात करूं तो ना तो वो मेंबर है और ना ही वो ऑब्जर्वर स्टेट है। बाकी कुछ इसमें ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑब्जर्वर स्टेट की तरह बिहेव कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मेन याद रखे हैं, जैसे रशिया हो गया, ठीक है, देन इज आपका बोस्निया हो गया, हर्जिगोवेनिया हो गया। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं इनका ऑब्जर्वर स्टेट है इसमें। अगर मैं मुस्लिम कम्युनिटी की बात करूं तो हमारे पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट लार्जेस्ट जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है आपके इंडोनेशिया में।
ये आपका इंडोनेशिया वाला पोर्शन हो जाएगा। जो सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है वो है हमारे इंडिया में, लेकिन हम इसके मेंबर नहीं है। तो आपको स्टेटमेंट को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि इसमें ऐसी कंट्रीज हैं जिसमें बहुत ज्यादा लार्जेस्ट पॉपुलेशन है मुस्लिम्स की, ठीक है। तो वो वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा। देन इज जो थर्ड नंबर है, सेकंड हमारा इंडिया का हो गया, सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया का हो गया। थर्ड लार्जेस्ट जो पॉपुलेशन है दैट इज ऑफ पाकिस्तान, एंड द फोर्थ लार्जेस्ट आपको मेन याद रखनी है दैट इज बांग्लादेश, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज अबाउट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसको इनिशियली किसने लॉन्च किया था, यूनाइटेड नेशन सिस्टम ने, और किस चीज के लिए, टू प्रोवाइड फूड एड, मतलब खाने की हेल्प करने के लिए यूनाइटेड नेशंस ने इसको इनिशियली लॉन्च किया था। जो सेकंड स्टेटमेंट है आपकी कि इट्स ऑपरेशंस आर फंडेड इंटायरली बाय वर्ल्ड बैंक एंड यूएनडीपी, तो इसमें से आपको ये बताया है कि इसमें जो भी फंड आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में, तो वो सारा का सारा वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी प्रोवाइड करती है। तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली है उसके द्वारा ही इनिशिएट किया गया था, तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। और जो सेकंड स्टेटमेंट है कि इसके जो फंड्स हैं वो वर्ल्ड बैंक और यूएनडीपी से आते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के अंदर जो फंड्स हैं वो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन की वजह से आते हैं। मतलब जो भी अलग अलग प्राइवेट और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर वो इसके अंदर फंड देना चाहें तो वो दे सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं इसको, तो इसका आंसर बनेगा 1 ओनली। अगर मैं वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड के अंदर असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। कोई इमरजेंसी आ गई, वहां पे खाना पहुंचाना है ना, तो ऐसी चीजों में ये काम करती है। ये बनाई किसने थी, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बनाई थी 1961 में। जो आपका वर्ल्ड फूड और प्रोग्राम है उसका जो हेडक्वार्टर्स है वो रोम इटली में है। आप उसको इमेजिन करके ऐसे लर्न कर सकते हो कि जो ज्यादातर हमारा फूड है वो कहाँ से आ रहा है, रोम इटली से आ रहा है। ये सिर्फ लर्न करने के लिए बता रही हूँ आपको। नेक्स्ट इज जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2015 में एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उन्होंने बोला कि हम 2030 तक इन सारे सस्टेनेबल गोल्स को अचीव करेंगे। तो उनमें से एक आपका गोल ये भी था कि नो पॉवर्टी एंड जीरो हंगर। जो आपका फर्स्ट गोल है दैट इज नो पॉवर्टी, जो आपका सेकंड है आपका दैट इज जीरो हंगर, मतलब हंगर को रिड्यूस करने के लिए या फिर जीरो करने के लिए हम 2030 तक इसको अचीव कर लेंगे। तो इसीलिए आपका जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो बनाया गया था, टू फुलफिलिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अगर मैं इसकी फंडिंग की बात करूं तो ये फंडिंग के लिए बाकी सोर्सेज पर डिपेंडेंट है। कौन कौन से सोर्सेज पर डिपेंडेंट है, बेसिकली वॉलंटरी डोनेशंस पे डिपेंडेंट है। अगर किसी ने अपनी मर्जी से इसके अंदर डोनेशन कर दी है तो वेल एंड गुड, फिर ये फूड की असिस्टेंस के लिए काम कर सकती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज इंडियन फ्लैप शेल टर्टल के बारे में आपसे पूछा गया है। 3 स्टेटमेंट्स आपको दी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है कि ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है, दैट मीन्स फ्रेश वाटर का मतलब होता है उसकी सैलिनिटी कम होती है, और बेसिकली जो रिवर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर में काउंट होते हैं। जो आपके सी और ओशंस होते हैं वो सेलाइन वाटर में कंसीडर करते हैं हम उसको। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी कि इट इज लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड इन IUCN रेड लिस्ट। तो IUCN की रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली एंडेंजर कहा गया है। मैंने बताया था आपको जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये 9 कैटेगरीज में अपनी स्पीशीज को कैटेगराइज करती है, ठीक है। थर्ड है कि दे आर नोन टू बी ओमनीवोरस, कि क्या ये ओमनीवोरस हैं। तो ओमनीवोरस का मतलब बेसिकली ये होता है कि आपके 3 तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फर्स्ट है आपका हर्बीवोर्स, देन इज आपका ओमनीवोर्स, एंड थर्ड वन इज आपका कार्निवोर्स। जो हर्बीवोर्स हैं वो अपने न्यूट्रिशन के लिए, खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, मतलब प्लांट्स को ही खाते हैं ये, और कोई चीजें नहीं खाते हैं। जो कार्निवोर्स हैं वो हमेशा एनिमल्स को खाते हैं, एनिमल्स के फ्लैश को ऊपर फीड करते हैं, जैसे आपका टाइगर हो गया है ना। देन इज आपका ओमनीवोर्स, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट्स भी खा सकते हैं प्लस ये एनिमल्स का फ्लैश भी खा सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूछा है कि क्या ये ओमनीवोर्स होता है।
तो इसमें से आपकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है कि ये फ्रेश वाटर होता है और ओमनीवोर्स होता है, लेकिन ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता। इस हिसाब से आपकी सी स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर मैं इंडियन फ्लैपशेल टर्टल के बारे में बात करूँ तो ये एक फ्रेश वाटर स्पीशीज है जो कि ज्यादातर साउथ एशिया वाले पोर्शन में मिलती है। हमारी साउथ एशिया वाला पोर्शन आई होप आपको पता होगा कि इस वाले पोर्शन को हम साउथ एशिया वाला पोर्शन कंसीडर करते हैं। दिस इज इंडिया, ठीक है। बाकी ये ओमनीवोर्स है, एक्वेटिक वेजिटेशंस भी खाता है और कुछ जो फ्लैश एनिमल्स हैं जैसे फ्रॉग्स हो गया, श्रिम्प, स्नेल्स हो गया आपके, इनको भी खाते हैं। कौन कौन से रीजन में ये पाया जाता है? पाकिस्तान वाला रीजन हो गया आपका, इंडिया वाला रीजन हो गया, देन श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया आपका, बांग्लादेश वाला रीजन हो गया और यहाँ पर आपका म्यांमार वाला रीजन हो गया। तो इन रीजन में ये पाया जाता है। ये जो टर्टल है इसको बहुत ही शांत इन्वायरमेंट पसंद है, जैसे कि ये क्वाइट इन्वायरमेंट में जहां पे स्टेगनेंट वाटर हो, मतलब पानी खड़ा हो, कोई इधर उधर लहरें नहीं चल रही हैं। शैलो पानी होना चाहिए, मतलब इतना ज्यादा डेप्थ नहीं होनी चाहिए उस पानी की, और स्पेशली जो इसका बेस है वो सैंड और मड से बना होना चाहिए, क्योंकि ये क्या कर जाता है उसके अंदर बरो कर जाता है, ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करूं तो आईयूसीएन स्टेटस इस टर्टल का वल्नरेबल है। तो क्योंकि ये न्यूज में था दिसंबर के टाइम पे, तो आपको इस चीज के बारे में याद रखना है कि आईयूसीएन का वल्नरेबल स्टेटस है, ओमनीवोरस है और इंडिया में पाया जाता है। ऑफ कोर्स इसकी क्या क्या कंडीशंस है रहने के लिए। ओके, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है दैट इज बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना को हम सीड विलेज प्रोग्राम भी कहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट एम्स टू अपग्रेड द क्वालिटी ऑफ फार्मर्स सीड्स सेव्ड सीड्स। तो फार्मर के जो सीड्स होते हैं इंडिया के अंदर, जो सीड्स हैं उनकी क्वालिटी को अपग्रेड करने के लिए ये प्रोग्राम है। सेकंड है कि ये फाइनेंशियल असिस्टेंस अवेलेबल करवाएगा किसको? 1 एकड़ पर फार्मर को। एक फार्मर का अगर 1 एकड़ का लैंड है तो उस हिसाब से ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा, जिसमें ये सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा 50% कॉस्ट पे। किसके सीड्स? सीरियल क्रॉप्स के सीड्स। दूसरा है कि ये 60% सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, 60% कॉस्ट पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा किसको? पल्सेस, ऑयल सीड्स, फॉडर, ग्रीन मैन्योर की क्रॉप्स को। तो इसमें से अगर मैं स्टेटमेंट देखूं तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। जो आपका सीड विलेज प्रोग्राम चला था वो इस हिसाब से चला था कि फॉर एग्जाम्पल एक विलेज है, उस विलेज के अंदर मैं हर एक फार्मर को 1 एकड़ पर लैंड के हिसाब से मैं सीड प्रोवाइड करूंगा और वो भी सस्ते रेट पर सीड प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि 50% कॉस्ट पे दूंगा मैं सीरियल क्रॉप्स को और 60% पल्सेस के सीड्स को दूंगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये सीड प्रोवाइड करेंगे और जो फार्मर्स हैं जब अपने लैंड पर ये सीड्स उगाएंगे और ये जो सीड्स हैं बहुत ही अपग्रेडेड क्वालिटी के सीड्स हैं, तो उससे क्या होएगा? हमारे इंडिया के अंदर जो सीड की क्वालिटी है वो इम्प्रूव करेगी तो हमारी जो क्रॉप की यील्ड्स हैं वो भी ज्यादा होंगी ऑफ कोर्स। तो उससे हमारी इकोनॉमी को भी बेनिफिट होगा, हम इधर उधर एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो जो आपका सीड विलेज प्रोग्राम है इसका मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है। इसकी मिनिस्ट्री आपने याद रखनी है कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा 2014-15 के टाइम पे लॉन्च किया गया था। ये जो आपका सीड विलेज प्रोग्राम है ना, ये एक मिशन के अंडर आता है और वो मिशन कौन सा है? सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग मटेरियल। ये एक मिशन है जिसके अंदर बहुत अलग अलग मिशन आते हैं, जैसे कि आपका एक सीड विलेज प्रोग्राम हो गया जिसमें हम सीड की क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। देन इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सीड प्रोसेसिंग कम सीड स्टोरेज गोडाउन्स, कि हम ऐसे गोडाउन्स वगैरह सीड्स को स्टोर करने के लिए गोडाउन्स वगैरह बनाएंगे ग्राम पंचायत लेवल पर। थर्ड है आपका नेशनल सीड रिजर्व, एक पूरा ओवरऑल सेंटर का सीड रिजर्व बनेगा। तो यहां पर ऐसे इसके कुछ मिशंस थे, तो उनमें से एक मिशन था आपका सीड विलेज प्रोग्राम, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये अपग्रेड करने के लिए है क्वालिटी ऑफ फार्मर सेव्ड सीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, दैट इज अबाउट लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम। ये आपके लीथल का मतलब होता है कोई भी यू कैन से बहुत ज्यादा हानिकारक जो वेपन्स हैं, ऑटोनोमस मतलब जो खुद से ऑपरेट हो सकते हैं, उन वेपन्स के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी हैं। आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपका कि जो किलर रोबोट्स हैं क्या वो लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम में आते हैं? सेकंड जो बॉम्ब्स हैं, थर्ड है ड्रोन्स आपका।
देखो जो आपके ड्रोन्स है ना, उसको हम जो ह्यूमंस होते हैं वो रिमोट से कंट्रोल करते हैं, तो वो ऑटोनोमस वेपन्स तो नहीं हुए। तो अगर मैं यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करूं तो मेरा इसका आंसर बन जाएगा 1 एंड 2। तो बाकी जो किलर रोबोट्स और बॉम्ब्स हैं वो ह्यूमंस के द्वारा रिमोट से कंट्रोल नहीं किए जाते। अगर आप बॉम्ब की बात करोगे तो आप बोलोगे कि ये तो बनाए ह्यूमंस ने, लेकिन एक बार जब वो बन चुका है और एक बार जब वो रिलीज हो चुका है तो उसको हम रिमोट से तो नहीं कंट्रोल कर सकते ना। तो इसीलिए जो बॉम्ब्स हैं उनको भी हम लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम के अंदर काउंट करते हैं। किलर रोबोट्स कुछ ऐसे दिखते हैं। ये रोबोट्स अगर एक बार बना दिए जाएं तो ये ह्यूमन के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं और ये बाकी सब चीजों को यू कैन से डिस्ट्रॉय करने लग जाते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि लीथल ऑटोनोमस वेपन सिस्टम होता क्या है, उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड हैं, जैसे बॉम्ब्स हो गया, डॉग लाइक रोबोट्स हो गया, देन इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कर हम और कौन कौन सी ऐसी चीजें बना रहे हैं, ठीक है, जो ह्यूमन के कंट्रोल के बाहर हैं। बाकी मैंने यहाँ पर बताया है कि जो ड्रोन्स हैं वो इस कैटेगरी में नहीं इंक्लूड होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व के रिगार्डिंग। जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है रिसेंटली अभी 2020 के दौरान रामसर साइट के अंदर इंक्लूड हुआ था, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो फर्स्ट है दैट इज आपको पता होगा जो ब्यास है वो हमारी इंडस की एक ट्रिब्यूटरी है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी, द रिजर्व होस्ट द ओनली पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ इंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। जो आपकी इंडस रिवर डॉल्फिन है वहां वो सिर्फ ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में ही पाई जाती हैं। सेकंड है कि ये जो रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश में लोकेटेड है। और जो थर्ड है दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो घड़ियाल है वो इस ब्यास रिवर कंजर्व के अंदर री इंट्रोड्यूस करा गया था। जो आपका घड़ियाल मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था ना, एक ऐसा लंबी सी स्नाउट वाला ऐसे क्रोकोडाइल होता है ना। तो वो मतलब यहाँ पर एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो वो दोबारा से इस रिजर्व के अंदर री इंट्रोड्यूस किया गया। और यहाँ पे बताया कि इसकी जो कैटेगरी है क्या वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। तो आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो जो आपका ब्यास रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व है वो हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में नहीं पाया जाता है, वो पंजाब वाले रीजन में पाया जाता है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इधर गलत हो जाएगी और इसका आंसर अगर मैं सेकंड को एलिमिनेट करना चाहूं तो मैं आराम से इसका आंसर मुझे मिलेगा 1 एंड 3। एक बार देख लेते हैं ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में कि ये 185 किलोमीटर का स्ट्रेच है, बहुत लंबा ऐसे स्ट्रेच है। ये स्टेट ऑफ पंजाब के नॉर्थ वेस्ट वाले रीजन में पाया जाता है। इसको रिसेंटली हमने रामसर साइट के अंदर इंक्लूड किया था और इसके अंदर ओनली जो इंडस रिवर डॉल्फिन है जो कि इंडेंजर हो चुकी है IUCN की कैटेगरी में, वो सिर्फ यहाँ पर ही पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि इसमें और भी बहुत सारी स्पीशीज पाई जाती हैं, जैसे कि मशीर हो गया आपका, हॉग डियर हो गया, ठीक है, और स्मूथ कोटेड ऑटर हो गया आपका। नेक्स्ट है कि 2017 के अंदर यहाँ पर एक जो घड़ियाल हैं जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं उनको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। उसके 47 इंडिविजुअल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था और ये 30 सालों बाद हुआ है, उससे पहले यहाँ पर जो घड़ियाल हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। तो क्योंकि जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है वो रामसर साइट में इंक्लूड कर दिया गया है, तो अब उसकी कंजर्वेशन जो है वो ज़्यादा हाई लेवल पर होगी, उसकी फंडिंग भी आएगी। तो इसीलिए हमें जो थ्रेट था यहाँ पर डोमेस्टिक पोल्यूशन का, तो हम इस चीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं इससे। नेक्स्ट है आपका ऑल इंडिया क्वार्टरली एस्टैब्लिशमेंट बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सर्वे। इसको हम एक्वीज भी कहते हैं। इसके रिगार्डिंग ये एक एम्प्लॉयमेंट सर्वे है। ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट सर्वे है तो ये चेक करेगा कि कितने लोग जो हैं वो एम्प्लॉयड हैं कितने नहीं। उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है आपकी कि इसके अंदर जो डाटा होता है वो एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग डाटा होता है और वो बोथ सेक्टर्स में होता है। एक आपका ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया, एक आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हो गया। देखो आपके 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड हो गया, एक अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है कि उस सेक्टर के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लीगली है एक तरह से। तो आपके जो 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं, एक आपका ऑर्गेनाइज्ड हो गया जिसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो एक तरह से सिक्योर्ड होती है,
ठीक है, वो ऑर्गेनाइज्ड में कंसीडर करते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड में जो भी एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो लेबर होते हैं उनको डे टू डे बेसिस पर अपना काम ढूंढना पड़ता है, दैट मीन्स उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट के अंदर कंसीडर करेंगे। सेकंड जो स्टेटमेंट है आपकी कि इसके अंदर ये जो सर्वे है इसके अंदर कौन कौन से सेक्टर्स को हम इंक्लूड करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर को। ठीक है, तो आपने इसके रिगार्डिंग बताना है करेक्ट स्टेटमेंट। देखो, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रिगार्डिंग डाटा को कलेक्ट करता है और उनकी एम्प्लॉयमेंट बताता है कि किसमें कौन से सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये एग्रीकल्चर के अंदर बेसिकली जो एक्विज है वो एग्रीकल्चर के एम्प्लॉयमेंट डाटा नहीं प्रोवाइड करता है, तो इसीलिए आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी और इसका आंसर बनेगा 1 ओनली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और जो एक्विज है आपने याद रखना है कि कौन लॉन्च करता है इसको, लेबर ब्यूरो लॉन्च करती है। किस मिनिस्ट्री के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, नाम के हिसाब से ही क्लियर है। ये क्वार्टरली डाटा प्रोवाइड करती है। क्वार्टरली का मतलब है अगर मैं 12 मंथ्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो मेरे पास हर एक क्वार्टर में 3-3 मंथ्स रहेंगे, दैट मीन्स हर एक क्वार्टर में 3 मंथ का डाटा प्रोवाइड करती है, जैसे अप्रैल, मई और जून का। ठीक है, इसने 2021 का रिसेंटली डाटा प्रोवाइड किया था, तो ये यहां पर दिया है। बाकी जो डाटा प्रोवाइड करती है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर नहीं होता, तो नॉन फार्म एस्टैब्लिशमेंट्स, ठीक है, और बाकी के 9 सेक्टर्स में ये डाटा प्रोवाइड करती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, अकोमोडेशन, रेस्टोरेंट, आईटी, बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इन सारे सेक्टर्स में ये डाटा प्रोवाइड करती है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड दोनों सेगमेंट्स में। ठीक है, बाकी अगर मैं एक्विज की बात करूं तो वो 2 कंपोनेंट्स में, ये जो सर्वे होता है वो 2 कंपोनेंट्स में होता है। एक तो होता है आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, वो एक ऐसा सर्वे है अगर किसी भी कंपनी ने अगर अपनी एम्प्लॉयमेंट 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज रखे हुए हैं तो उसके लिए होता है आपका क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर 10 से कम वर्कर्स हैं तो उनके लिए एक दूसरा सर्वे होता है, दैट इज एरिया फ्रेम एस्टैब्लिशमेंट सर्वे। इन दोनों के सर्वे को मिलाकर ही जो एक्विज है वो उसका सर्वे बनता है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने कुछ बताया हुआ है कि आईटी बीपीओ की इस क्वार्टर में कितनी परसेंटेज ग्रोथ हुई है एम्प्लॉयमेंट के केसेस में, तो आपने ये लर्न नहीं करना है, आपको थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा, दैट इज विद रेफरेंस टू ग्लेशियर्स। अब आपको ग्लेशियर्स के रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं और इसमें से आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो प्रो ग्लेशियर्स होते हैं, प्रो ग्लेशियल लेक्स होते हैं, आर फॉर्म्ड ड्यू टू रिट्रीटिंग ग्लेशियर। प्रो ग्लेशियल लेक्स क्या होते हैं, अगर एक ग्लेशियर के आगे कोई लेक बना हुआ है, बिल्कुल उसके टिप पर, उसके इन फ्रंट पे, मान लो ये ग्लेशियर ऐसे रिट्रीट कर रहा है, ऐसे नीचे नीचे आ रहा है, और उसके फ्रंट पर अगर कोई ऐसे लेक बना है तो उसको हम प्रो ग्लेशियल लेक कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि प्रो ग्लेशियर लेक्स जो हैं वो रिट्रीटिंग ग्लेशियर से बनते हैं। जो सेकंड है, हिमालयन माउंटेन्स होल्ड द वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लेशियर आइस फॉलोइंग एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक। तो देखो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। अगर प्रो ग्लेशियर लेक्स मैंने आपको बता ही दिया कि एक ग्लेशियर जब नीचे को रिट्रीट करता है उसके आगे जो थोड़ा सा एक पानी भर जाता है, जैसे यहाँ पर मैंने इमेज डाली है एक, ये आपकी जो सैंड के डिपॉजिट्स हैं, मोरेन्स हैं, यहाँ पर डिपॉजिट हो गए हैं और ग्लेशियर क्योंकि रिट्रीट कर रहा तो यहाँ पे आपका पानी भर गया है, इसको हम प्रो ग्लेशियर लेक भी कहते हैं। यहाँ पर भी मैंने आपको दिखाया है। एक होता है आपका मार्जिनल लेक जो आपके ग्लेशियर के बिल्कुल साइड में बनता है, एक आपका होता है सुपरा ग्लेशियर लेक जो कि आपके ग्लेशियर के बीच में ही कहीं पे बन जाता है। बाकी जो आपकी सेकंड स्टेटमेंट है कि जो हिमालयन माउंटेन्स है हम उसको 3rd पोल भी कंसीडर करते हैं। 3rd पोल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका नॉर्थ पोल हो गया, नॉर्थ पोल में आपका आर्कटिक हो गया जहां पे बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर हो गया, फिर है आपका साउथ पोल, साउथ पोल वाले रीजन में एंटार्क्टिक हो गया, और आपका जो 3rd पोल है वो हम अपने हिमालयास को भी कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हिमालयास को कंसीडर करते हैं हम 3rd पोल अपना, यहाँ पर 3rd लार्जेस्ट नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट इधर ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको यही बताया कि जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनको हम 3rd पोल भी कंसीडर करते हैं। इसमें 3rd लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ग्लेशियर आइस प्रेजेंट है आफ्टर एंटार्क्टिका एंड आर्कटिक।
तो हम अपना 12th क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको यहाँ पर कितनी 3 स्टेटमेंट्स दी हैं और आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि अंडर आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके उसके अंडर पार्लियामेंट ने एक डीलिमिटेशन एक्ट बनाया जिसके द्वारा डीलिमिटेशन कमीशन को बनाया गया आफ्टर एवरी सेंसस। सेकेंड स्टेटमेंट है आपकी द टास्क फॉर कमीशन, जो इस कमीशन का टास्क था तो क्या वो ये टास्क था कि टू रीड्रॉ द बाउंड्रीज ऑफ वेरियस असेंबली, लोकसभा एंड राज्यसभा की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना, ठीक है, उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं उनकी बाउंड्रीज को रीड्रॉ करना। और जो थर्ड स्टेटमेंट है आपकी द ऑर्डर्स ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन की, एक बार अगर डीलिमिटेशन कमीशन ने बता दिया कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इतनी पॉपुलेशन है और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी ये बनेगी, तो उसके जो ऑर्डर्स हैं उसको कोर्ट के अंदर हम चैलेंज नहीं कर सकते। तो यहां पर आपने करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। देखो, जो डीलिमिटेशन कमीशन है ना, वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री को रीड्रॉ करती है। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या होता है? तो जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है वो एक स्टेट के अंदर बहुत सारी ऐसे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, ठीक है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो होती है पर्टिकुलर एरिया के अंदर पर्टिकुलर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन होती है इन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करती है कि ये वाली इसकी बाउंड्री होगी, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, यहाँ पे दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी। तो रिसेंटली जो आपका जम्मू एंड कश्मीर और जो लद्दाख है वो यूटी बना है, आर्टिकल 370 हटाया गया है। रिसेंटली आपका डीलिमिटेशन कमीशन सेट हुआ था इसके रिगार्डिंग। तो वो रीड्रॉ तो करती है लेकिन वो असेंबली और लोकसभा की बाउंड्रीज को ही रीड्रॉ करती है, राज्यसभा की बाउंड्रीज को रीड्रॉ वो नहीं करती। तो यहाँ पे आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो इसका आंसर जो है वो बनेगा 1 और 3। एक बार देख लेते हैं हम। जो डीलिमिटेशन कमीशन बिठाया गया है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर जस्टिस प्रकाश देसाई जी हैं, जो ये हैं, तो इनके अंडर ये डीलिमिटेशन कमीशन है। तो जो डीलिमिटेशन कमीशन है उसका जो एक्ट है वो अंडर आर्टिकल 82 बना था और इसके अंदर हम लोकसभा और असेंबली की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करते हैं। जो आपका डीलिमिटेशन कमीशन है ये बोला गया था कि जब हर बार का सेंसिस होगा, आपको पता है जो सेंसिस होता है हर 10 साल बाद होता है, जैसे जो अभी जो हमारे पास सेंसिस का डाटा है दैट इज 2011 का, 2021 वाला होना था जो कि थोड़ा सा अभी डिले चल रहा है। इन द सेम वे ऐसे ही 10-10 साल बाद जो सेंसिस हो रहा था उसके बाद, क्योंकि पॉपुलेशन या तो इंक्रीज कर सकती है हर एक एरिया की या डिक्रीज कर सकती है, तो उस हिसाब से जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो दोबारा से दोबारा बाउंड्रीज को रीड्रॉ करती थी। तो यहाँ पर 1952 में भी डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट बनाया गया और दोबारा से बाउंड्रीज रीड्रॉ हुई, 62 में हुई, 72 में हुई और जो लास्ट है वो 2002 में हुई। फिर उन्होंने क्या किया, 84th अमेंडमेंट जो पार्लियामेंट है उसने 84th अमेंडमेंट एक्ट बनाया 2002 में निकाला, ठीक है। उन्होंने बोला क्योंकि पॉपुलेशन अभी हमारी स्टेबल नहीं हो रही है, इस वजह से हम हर सेंसिस के बाद अभी बाउंड्रीज को रीड्रॉ नहीं करेंगे, अभी हम इसको फ्रीज कर देते हैं 2026 तक, क्योंकि तब तक हमारी जो पॉपुलेशन है वो एक तरह से स्टेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अभी जो हमारे पास डीलिमिटेशन की बाउंड्रीज हैं वो 2002 वाली हैं। और यहाँ पे कुछ और बताया है कि जैसे 1981 और 1991 के सेंसिस में भी डीलिमिटेशन जो है वो नहीं हुआ था। बाकी डीलिमिटेशन जो कमीशन है वो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है और किसके कोलैबोरेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, वो मिलकर डिसाइड करते हैं कि इस कमीशन के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज अबाउट नई रोशनी नई मंजिल स्कीम। तो ये जो नई स्कीम्स हैं, ये जो स्कीम्स लॉन्च हुई थी, इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है द स्कीम आर इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देखो, आपको हर एक स्कीम की मिनिस्ट्री तो स्पेशली पता ही होनी चाहिए, ठीक है। तो आप या तो उसके नाम के हिसाब से मिनिस्ट्री को याद कर सकते हो। सेकंड जो है आपकी स्टेटमेंट, द नई रोशनी स्कीम एम्स टू एम्पावर एंड इनहांस कॉन्फिडेंस इन वुमेन बिलोंगिंग टू सिख, बुद्धिस्ट, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियंस एंड पारसी कम्युनिटी ओनली। तो ये जो नई रोशनी स्कीम बनाई गई है इसमें हम वुमेन को एम्पावर करेंगे, और कौन सी वुमेन्स को, जो इन कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। थर्ड स्टेटमेंट है कि जो नई मंजिल स्कीम है वो वुमेन के बेनिफिट के लिए ही है जो कि 17 से 35 साल की एज के बीच में है और वो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं।
देखो आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी है ना, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी, उसने ये 2 स्कीम्स लॉन्च करी थी, नई रोशनी और नई मंजिल स्कीम। तो पहली बात तो वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर नहीं आती। दूसरी बात, जो नई रोशनी स्कीम है उसके अंदर होगा क्या, उसके अंदर हम वुमेन की एम्पावरमेंट करेंगे, और जो वो वुमेन है वो 18 साल के बीच से लेके 65 साल की एज के बीच में होनी चाहिए और इन कम्युनिटी से बिलोंग करनी चाहिए। आप खुद सोच के देखो कि इन कम्युनिटी से क्यों बिलोंग करनी चाहिए, क्योंकि जब मिनिस्ट्री ही माइनॉरिटी की है तो यहाँ पर वही वाली कम्युनिटीज होंगी ना जो माइनॉरिटी ग्रुप से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इस स्कीम में हम करेंगे क्या, इस स्कीम में हम वुमेन को एम्पावर करेंगे, उनके हेल्थ के ऊपर ध्यान देंगे, हेल्थ एंड हाइजीन हो गया, उनके लीगल राइट्स क्या होते हैं, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में, डिजिटल लिटरेसी के बारे में। तो मतलब हमने बेसिकली वुमेन को एम्पावर करना है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर काम करके। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने एक और स्कीम लॉन्च करी जिसका नाम है नई मंजिल स्कीम। ये थी नई रोशनी, अब है दूसरी नई मंजिल स्कीम। नई मंजिल स्कीम के अंदर उन्होंने बोला कि जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के 17 साल से 65 साल का बीच का यूथ है दैट मीन्स यहाँ पे ओनली वुमेन नहीं है। तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ओनली वुमेन के रिगार्डिंग नई मंजिल स्कीम, तो ये तो आपकी गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपकी जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है दैट इज 1 and 3। अब मैं नई मंजिल स्कीम की बात करती हूँ। इसके अंदर 17 साल से लेके 35 साल के बीच का जो यूथ है, ये मिनिस्ट्री, ये जो स्कीम है वो उनको हेल्प करेगी। कैसे हेल्प करेगी? फॉर एग्जाम्पल इस बीच का जो यूथ है उनके पास अपना स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट नहीं है। जब हम एक स्कूल से दूसरा स्कूल चेंज करते हैं तब हमको एक स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो नहीं है। उसकी वजह से उनके पास और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स नहीं है, जिनकी वजह से उस कम्युनिटी को, उस माइनॉरिटी कम्युनिटी को जॉब्स के लिए दिक्कत आ रही है। तो ये स्कीम उनको हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, दैट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना के रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट है कि इसको वर्ल्ड बैंक फंड करता है। दूसरी बात कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। देखो आपकी 2 तरह की स्कीम होती है, एक होती है आपकी सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी होती है आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। स्पॉन्सर्ड से अगर मैं बात करूं, स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है वो किसी को स्पॉन्सर कर रहा है। दैट मीन्स जो सेंटर है, जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है उसमें सेंटर और जो स्टेट है वो मिलकर किसी स्कीम का खर्चा उठाती है। मतलब उस स्कीम को फंड करने के लिए सेंटर से भी पैसा आता है और कुछ रेशो स्टेट से भी आती है, तो वो तो हो जाएगी आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब है कि वो पूरा का पूरा सेक्टर, एक तरह से याद करने के लिए बता रही हूं कि वो पूरा का पूरा सेक्टर सेंटर के पास है। दैट मीन्स उस स्कीम में सारा का सारा खर्चा जो है वो सेंटर उठाएगी। तो अटल भूजल योजना के बारे में आपको बताया है कि ये वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है। दूसरी बात, इसका अगर इंडिया की बात करूं तो सारा खर्चा सेंट्रल उठा रही है, और इसका एम क्या है? इंप्रूविंग ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड ओनली इन 7 स्टेट्स, सिर्फ 7 स्टेट में इसको इंप्लीमेंट किया गया है। और थर्ड है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने ये स्कीम निकाली है। देखो रिसेंटली हुआ क्या, हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी जिनके अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारा बहुत सारी जो इरिगेशन है क्रॉप्स का वो ग्राउंड वाटर से आता है। बहुत खेतों में ट्यूबवेल्स लगाए होते हैं तो वो ग्राउंड वाटर से ही सारा पानी लेते हैं। तो उससे हुआ क्या, हमारा जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल का मतलब है कि हमारे ग्राउंड के नीचे जो पानी है वो बहुत डिप्लीट हो गया। तो इसको मतलब उभारने के लिए, तो इससे उभरने के लिए जो हमारी इंडिया है उसने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके अटल भूजल योजना को शुरू किया है। इसमें 50% जो फंड है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा और 50% जो फंड है वो हमारा सेंटर प्रोवाइड करेगा, और सिर्फ 7 स्टेट्स के ऊपर ये फोकस करेगा। उन स्टेट्स के ऊपर जिसमें जो वाटर टेबल है वो बहुत ज़्यादा डाउन चले गया है, जैसे कि गुजरात, हरियाणा। बेसिकली हमारे जो इंडिया की जो नॉर्थ वेस्टर्न वाली जो बेल्ट है उसके अंदर ज़्यादातर ये स्टेट्स हैं, और यू कैन से जो साउथ वेस्ट वाली जो स्टेट्स हैं, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। तो इन 7 स्टेट्स के अंदर तो ग्राउंड वाटर की सस्टेनेबल मैनेजमेंट के लिए ये स्कीम चलाई गई है। आपने इसमें याद क्या रखना है? बस ये याद रखना है कि ये वर्ल्ड बैंक
बैंक और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। दूसरी बात, इसमें 50 और 50 की 1:1 रेशियो का इसका फंड है। दैट मीन्स जितना फंड यहाँ पे वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड करेगा उतना ही फंड यहाँ पर हमारा सेंटर प्रोवाइड करेगा। और तीसरी बात, ये इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री की स्कीम नहीं है, ये जल शक्ति मिनिस्ट्री की स्कीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कपिला कैंपेन के रिगार्डिंग कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कपिला कैंपेन। जो आपकी कपिला कैंपेन है दैट इज बेस्ड ऑन कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस। उसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट्स दी हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। पहली है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च करी है। देखो आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे ज्यादातर जो हर स्कीम है उसके रिगार्डिंग मिनिस्ट्री तो उसकी पूछी ही है, तो आपने स्पेशली हर एक स्कीम की आपको मिनिस्ट्री लर्न होनी चाहिए। ओके, जो सेकंड स्टेटमेंट है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कैंपेन इज टू एनेबल आईपी प्रोटेक्शन। आईपी प्रोटेक्शन का मतलब होता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के लिए ये कैंपेन चलाई गई थी। और किसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इसमें कवर हो रहे हैं? फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल। तो इसमें से जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? जो हमारे हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आईआईटीज हो गया है ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हो गए जो हायर एजुकेशन वाले हैं, ग्रेजुएशन बेसिकली जो कॉलेजेस हैं यू कैन कंसीडर, तो उन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर अगर कोई स्टूडेंट्स अपनी कोई नई इन्वेंशन करता है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास पेटेंट होना चाहिए, है ना। अपनी इंटेलेक्चुअल अगर प्रॉपर्टी बनाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मतलब है उसने अपना दिमाग लगाकर अगर कोई इन्वेंशन की है तो वो उसकी प्रॉपर्टी हुई। अब उस इन्वेंशन को कोई और ना उसका गलत इस्तेमाल करे तो उसके लिए उसको पेटेंट्स राइट मिलते हैं। तो हमारे इंडिया के अंदर जो कपिला कैंपेन है वो इनके राइट्स के रिगार्डिंग ही ये कैंपेन चलाई गई कि जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर स्टूडेंट्स ने इन्वेंशन करी है उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए तो ये स्कीम चलाई है। और ये स्कीम साइंस और टेक्नोलॉजी वाली मिनिस्ट्री ने नहीं चलाई है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने चलाई है। इसमें होगा क्या? इसमें बेसिकली आपको पेटेंट के रिगार्डिंग आपको अवेयर किया जाएगा कि हाँ अगर आपने ये इन्वेंशन करी है तो आपको इस इन्वेंशन के रिगार्डिंग आपको पेटेंट लेना चाहिए। तो आप देख सकते हो कि एक तरह से हम स्टूडेंट्स और फैकल्टीज जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के हैं उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं, उनको अवेयर कर रहे हैं कि तुमने अगर कोई इन्वेंशन करी है तो तुम इसके पेटेंट्स को भी फाइल करो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक हर एक क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपकी जो नॉलेज है उसमें कुछ और नॉलेज ऐड हुई होगी। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे बहुत सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है तो आप O2IS अकेडमी की ऐप पर टेस्ट सीरीज को ले सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच एंड गुड लक।